अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों का दावा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुश्तइल मुजाहरे किए, जिसके बाद मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए मुरीदके में पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया। और पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कार्रवाई के दौरान TLP के कारकुनान ने पथराव, कीलदार डंडों और पेट्रोल बम्स का इस्तेमाल किया। फिर बाद में उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में शहरियों और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को जानी नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक इसके जवाब में कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपनी जान के दिफा में महदूद कार्रवाई करना पड़ी और इस दौरान एक SHO शहीद जबकि मुतअद्दिद पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त 2716 मुजाहिरीन गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि लाहौर में मुजाहिरीन के खिलाफ 39 मुकदमात जबकि पंजाब भर में 76 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। दूसरी जानिब पंजाब के ज़िला शेखुपुरा के मुरीदके सिटी थाने में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद हुसैन रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी जमात के कई रहनुमाओं के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मुरीदके सिटी में ये मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया है और FIR के मतन के मुताबिक स्टेज पर मौजूद साद रिजवी ने अपने करीब पड़ा हुआ पिस्टल उठाया और SHO फैक्ट्री एरिया पर जान से मार देने की नीयत से सीधी फायरिंग कर दी, जिससे SHO को फायर लगा और वो जख्मी होकर गिर गए। FIR के मतन में मजीद कहा गया है कि इसी दौरान अनस रिजवी ने भी अपनी राइफल से फायरिंग की, जिसके नतीजे में पुलिस अफसरान को फायर लगा और वो जख्मी हो गए। FIR के मुताबिक SHO फैक्ट्री एरिया जख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गए। इस मुकदमे में 302 यानी कत्ल की दफ़ा भी शामिल की गई है। पुलिस ने इल्ज़ाम आयद किया है कि GT रोड पर वाक़े जफर आर्केड पर TLP के 3-3.5 हज़ार अफराद जुलूस की शक्ल में सड़क के दोनों तरफ मौजूद थे। उनमें से अक्सर मुजाहिरीन ने अपने हाथों में डंडे, पत्थर, पेट्रोल बम्स और ईंटों के टुकड़े पकड़े हुए थे। कुछ अफराद के पास थैले थे और बहुत से अफराद के पास आतिशी असलहा भी था। अब पंजाब पुलिस का यह दावा है कि TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज के मुंतज़मीन की निशानदेही कर ली गई है। TLP के तमाम मुश्तइल अनासिर की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल डेटा फराम किया गया है। मुल्क गिर नेटवर्क और कमांड पॉइंट मुकम्मल हो चुकी है, जबकि जियो फेंसिंग से मरकजी किरदार सामने आ गए हैं। इमलाक जलाने वालों की वीडियोस और चेहरे भी शनाख्त कर लिए गए हैं। अब पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि रियासत पर हमला, पुलिस पर गोलियां और तशद्दुद, इमलाक की तबाही और लूट मार ये एहतजाज नहीं बल्कि खुली बगावत है जो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती है। पंजाब हुकूमत की बकौल TLP के मुसल्लह जत्थे कानून से बालतर नहीं। दूसरी जानिब DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान और तलाल चौधरी मुश्तइल मुजाहिरीन के खिलाफ बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दे रहा है। अब पंजाब पुलिस की बकौल सिर्फ एक दिन की रूपोशी के बाद पुलिस ने हाफिज साद रिजवी और अनस रिजवी का सुराग लगा लिया है। दर हकीकत दोनों रहनुमा अचानक मंजर-ए-आम से गायब हो गए थे, जिस पर कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी हरकत में आ चुके हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि दोनों रहनुमाओं की गिरफ्तारी अब महज कुछ वक्त की बात है। खुफिया ज़राए और टेक्निकल ट्रेनिंग की मदद से उनका ठिकाना मालूम कर लिया गया है। सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं और कार्रवाई के लिए तैयार हैं, जबकि हुक्काम ने दोनों रहनुमाओं को पुरअमन तरीके से अपने आप को खुद को कानून के सुपुर्द करने की हिदायत की है। अब हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मिलकर TLP के खिलाफ चार्जशीट तैयार की है और ये तय कर लिया है कि वो कानून को हाथ में लेने वालों के गिर्द घेरा तंग करेगी। और अब हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने TLP के खिलाफ इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। TLP के अहम ओहदेदारान के अकाउंट्स और असासाजात की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तर्जुमान FIA के मुताबिक TLP के कई बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया गया है। ये अकाउंट्स पुरतशद्दुद मुजाहिरों के लिए फंडिंग में इस्तेमाल हो रहे थे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, जबकि गुज़श्ता रोज़ लाहौर में उनके घर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के छापे के दौरान बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी बरामद होने का इंकशाफ हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब पुलिस की जानिब से बताया गया है कि ये छापा सूबाई पुलिस, FIA, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुश्तरका तौर पर मारा था और सोने के जेवरात समेत तमाम अशिया जब्त कर ली गई थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को घर से बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी, सोना और चांदी बरामद होने पर हैरत हुई, क्योंकि TLP की तश्कील से कबल साद रिजवी का कोई कारोबार नहीं था। इन इंकशाफात के बाद हुक्काम ने तहकीकात के दायरे को वसी करते हुए TLP सरबराह और दीगर अहले खाना के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हासिल करने का फैसला किया, ताकि ये मालूम किया जा सके कि तंजीम के नाम पर कितनी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद हासिल की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साद रिजवी के घर से मजमूई तौर पर 11 करोड़ रुपए मालियत की करेंसी बरामद हुई है, जिसमें भारतीय रुपए भी शामिल थे। यानी हुकूमत TLP के खिलाफ भरपूर अंदाज में कार्रवाई कर रही है। और इससे पहले हुकूमत और TLP में मुज़ाकरात की बाज़गश भी सुनाई दी थी, जिस पर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था कि तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात नहीं हुए, अलबत्ता उनसे
राब्ते ज़रूर थे। इस वक्त वज़ीर ममलिकत हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, ये जो कुछ हुआ उसमें ज़ाहिर है एक सोच तो ये है कि थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट अगर इनको इंगेज किया जाता, मुज़ाकरात हो जाते, क्रॉस द टेबल बैठ के बात होती। दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग का इख्तिताम भी हमेशा मुज़ाकरात की मेज़ पे होता है। ये तो अपने लोग थे, इनको इंगेज क्यों नहीं किया गया? जैसे राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, बाज़ाब्ता तौर पर किसी ने कोई बात नहीं की, इंगेज नहीं किया, तो इतना खून बह गया। थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट अदरवाइज। देखिए, मुझे राना सनाउल्लाह साहब का इल्म नहीं है कि राना साहब ने किस कंटेस्ट में बात की, लेकिन इन्हें हमेशा हमने एंगेज किया, हम हमेशा इनसे मुज़ाकरात हुए। 2010 से शुरू हो जाएं, ऑपरेशन राह रास्त हो, 2013 के बाद ऑपरेशन राह निजात हो, या उसके अलावा 2018 के बाद भी मुतअद्दिद मरतबा इनसे मुज़ाकरात हुए। जब मुज़ाकरात नाकाम हुए या किसी एक बात पर ये लोग नहीं आए, तभी ये ऑपरेशंस हुए और तभी आपने देखा कि इनके बहुत से दहशतगर्दों को हमने जहन्नुम वासिल किया। नहीं, बहुत आप सारे हुज़ैफ़ा रहमान लोग, साहब, कता कलामी के लिए माजरत, आप टीएलपी की बात कर रहे हैं, टीटीपी की बात कर रहे हैं? मैं टीएलपी की बात कर रहा हूँ, आज आप टीटीपी की बात कर रहे हैं जी। नहीं नहीं, जी आप दोबारा, जी मैं नहीं मैं टीएलपी की टीटीपी बात की बात कर मैं टीटीपी की बात कर रहा हूँ जी। सर, शायद मैं मेरे ख्याल से मैं टीएलपी आपका की इंट्रो बात नहीं कर रहा सुन। हूं। जी जी, आप जरा सवाल फिर रिपीट कर रहे हैं ताकि मैं दोबारा वहीं से शुरू मैं कर दूं सर जी, टीएलपी प्लीज। की बात कर रहा हूं कि इनको इंगेज किया जा सकता था, जाहिर है मुजाहिरीन को, क्योंकि जो चार्जशीट अभी मैंने साहब ने पढ़ के सुनाई है वो टीएलपी उनके सरबराह हाफिज साद रिजवी, अनस रिजवी से मुतालिक है। और फिर जो डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जी मैं वो आई भी गॉट हमने योर देखी पॉइंट, तलाल मैं चौधरी बिल्कुल साहब की, मैं और मैं बयान उस कर देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हुकूमती लेवल पे हमने कहीं इंगेज नहीं किया, तो मैं ये कह रहा था कि इंगेज अगर नहीं कर नहीं, लेते ऐसा तो नहीं थिंग्स है, वुड हैव बीन डिफरेंट। ऐसा नहीं है। राणा साहब हमारे सीनियर हैं, ऐसा नहीं है। टीएलपी की तश्कील कहाँ से हुई, यहाँ से हम शुरू कर देते हैं। 2018 में इन्होंने एक बड़ा धरना दिया इस्लामाबाद में, फैजाबाद के मकाम पर, जो कि एक कंट्रोवर्शियल धरना मशहूर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की शायद आशीर्वाद हासिल है। उस वक्त के डीजी रेंजर, उस वक्त के फौजी अफसरान की जानिब से पैसे देने की वीडियो वायरल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्टें आई मंजर आम पर। तो इसका मतलब यह है कि रियासत ने आपसे बातचीत की थी ना, तभी ये सारी रियासत एक कंट्रोवर्सी में गिर गई, या उस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े थे वो कंट्रोवर्सी में गिर गए। उसके बाद भी जब जब इन्होंने रैलियां निकाली, जब जब इन्होंने एहतजाज किया, रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तो रियासत ने इनसे बातचीत की। और इस मर्तबा भी टीएलपी को मुकम्मल अंगेज रखा, लेकिन इन्होंने अपने मुतालबात की एक लंबी फहरिस्त दी। उसमें पहले पहले नंबर पर यही था कि हमारा माल हमें वापस कर दिया जाए। और उसके बाद हमने कहा ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारे ये लोग गिरफ्तार हैं, ये एफआईआर हैं, ये खत्म की जाए। और एक लंबी फहरिस्त थी, तो उस पर हमने कहा कि एक कमेटी बना देते हैं और कमेटी जो है वो फैसला कर लेगी। लेकिन साद रिजवी उस पर पीछे हटने पर राजी ना हुए। ऑपरेशन कब किया हमने, जब इन्होंने टैंकर के ऊपर चढ़कर एक पुलिस इंस्पेक्टर के सर में गोली मारी। टैंकर कौन सा था? पानी का, वाटर कैनन, ताकि पानी से इनको जो है हम वो डिस्बर्स कर सकें। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से अगर पुलिस जवानों को इन्होंने शहीद किया जो कि मुसल्ला होते हैं, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इनके पास किस तरह का वेपन होगा। जरा उसके जवाब में भी फायरिंग की गई तो होगी, हुज़ैफ़ा रहमान लाजमी साहब, ये नहीं। ये मुज़ाकरात कौन कर रहा था इनसे? देखिए, पंजाब हुकूमत भी उसमें अंगेज थी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी उसमें अंगेज थे, और भरपूर कोशिश की जा रही थी कि इनको किसी तरीके से कायल कर लिया जाए कि आप इस तरफ ना आए। और आप जिस फलस्तीन की बात कर रहे हैं, तो मियाँ बीवी राजी क्या करेगा काजी, वो वाली बात है। फलस्तीनी अवाम इस मुआहदे पर एग्री हैं। गजा अमन मुआहदे को तमाम इस्लामी ममालिक ने एंडोर्स किया है आफ्टर दी कंसेंट गिवन बाय दी हमास। तो इन्होंने कहा नहीं जी, हमने पहुंचना है। और बार बार आप इस तरीके से रियासत को ललकारें। बाकायदा भरी हुई ट्रैक्टर ट्रालियां जो कि ईंटों से भरी हुई थी, ऑर्डर की गई। लोग ईंटों का ऑर्डर करते हैं अपने घर की चुनाई के लिए, इन्होंने ईंटों का ऑर्डर किया था पुलिस वालों की सिखाई के लिए। तो मकसद ये कि ये इस इरादे से ही निकले थे, पुरअमन एहतजाज नहीं था। आप लोगों के चैनल की फुटेजेस हमने देखी हैं, अब वल्लाह वो गलत है या सही है, लेकिन आप लोगों के चैनल ने चलाई हैं, सोशल मीडिया पे चलती रही हैं कि वो जो अगर ये यतीम खाना से जब निकले हैं तो बाकायदा ईंटों की ट्रालियां, बाकायदा ईंटें सजी पड़ी हैं उस पर। तो आपने वहां से पुलिस पे तशद्दुद शुरू किया।
मुसलसल तशद्दुद करते रहे, रियासती अमलाक को नुकसान पहुंचाते रहे। जी, रिपोर्टेडली एक किया। एसएचओ की शहादत हुई है, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं ना कि उनके भी कारकुनान जो है वो देखिए, इसमें जामे शहादत नोश कर गए। मैं इसको अब आपकी बात पे आ रहा हूं। तो आप तशद्दुद करते करते अब मुरीद के पहुंच गए, वहां जाकर रियासत के सबर ने जवाब दिया और एक इंस्पेक्टर और 3 या 4 जो कांस्टेबल्स की जो शहादतें हुई हैं। पहली बात तो ये है कि वो लेजिटिमेट अख्तियार रखते थे गोली चलाने का, लेकिन उन्होंने पहली गोली नहीं चलाई। आप लोगों के पास कोई लेजिटिमेट अख्तियार नहीं था। ये एक दहशत गर्दों का एक जत्था है जो मजहब को गलत इस्तेमाल करता है, मजहब के नाम को इस्तेमाल करता है, तमाम मौलवियों को, तमाम मदारिस को बदनाम करता है। इन्होंने इस मरतबा ये कोशिश की। उसके बाद जब आप पुलिस वालों पे फायरिंग करेंगे, जवाब में ज़ाहिर है पुलिस ने अपना दिफा में फायरिंग करनी है। और मैं ये समझता हूं कि एक इंस्पेक्टर की शहादत जो है, इनके अगर 1000 बंदे भी उसमें जाँ बाग होते तो कम थी, क्योंकि वो एक लेजिटिमेट आदमी, आप लेजिटिमेट आदमी को गोली मार रहे हैं सर में, तो मुझे बताएं उस फोर्स को हम कैसे रोकेंगे कि जिस फोर्स के सरबराह को आपने सर में गोली मारकर शहीद कर दिया, उस फोर्स ने हाथों में चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई, बंदूकें उठाई हुई हैं। तो ये काम तो उसके बाद फिर फायरिंग की गई। शुरू हो जाए। अच्छा हुज़ैफर रियाज साहब, अब आपने कहा कि ये दहशतगर्दों का जत्था है, ये बातें हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी सुनी। मुझे याद है इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब थे उस वक्त, फवाद चौधरी साहब के साथ बैठ के, और 1-2 और मिनिस्टर्स थे। वो 4 मिनिस्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी जिसमें कहा गया कि हम टीएलपी की डेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे, तहलील करेंगे, मूव करेंगे। एक लंबी चार्जशीट उस वक्त भी रखी गई। जो बातें वो हो रहे उस वक्त कर रहे थे, आज आप इस वक्त कर रहे हैं। आज तो बल्कि एक चार्जशीट जो निकाली है उसके अंदर आप भारतीय करेंसी भी बरामद करके ले आए, फिर 11 करोड़ भी बरामद हो गया है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साद रिजवी से। और फिर ये एफआईआर के मतन में लिखा हुआ है कि साद रिजवी साहब ने पिस्तौल उठाया और गोली मार दी उसके एसएचओ के सर पे, अनस रिजवी ने राइफल उठाई और वो हो गया। तो जो हम देख रहे हैं सर, इसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करें वफाकी हुकूमत से कि वो क्या करने जा रही होगी? देखें जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, बड़ा माकूल सवाल है। और मुझे यहाँ पर इस वक्त रियासत स्टेट के नुमाइंदे, स्टेट के एक मिनिस्टर होने के नाते ये एडमिट करने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि चाहे हम सियासी लोग हों, चाहे रियासती इदारे हों, ये एक नेग्लिजेंस रही। शेख रशीद की आपने बात की, उसी दिन ही इन्हें क्रश कर दिया जाता, जमात खत्म हो जाती। इस तरीके से मजहब का किसी को नाम इस्तेमाल ना करने देते तो ये नौबत ना आती। 18 में इनको नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल किया था, फिर ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ शायद इस्तेमाल हो रहे होंगे, आज ये फिर निकले थे शायद हमें किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल कर जाएगा। देखिए, उस वक्त के जो भी अरबाब अख्तियार थे, आज कौन इस्तेमाल कर रहा है? आज यही तो फर्क है। उस वक्त की चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो या उस वक्त के सियासतदानों ने इस्तेमाल कर रहे थे, आज की एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों ने कहा नहीं, स्टॉप, एनफ इज एनफ। आप लोग एक जत्था है, हमने कोई इस्तेमाल नहीं करना। ना आप लोग हमारा एसेट है, ना हमने आप लोगों के जरिए किसी सियासी जमात को झुकाना है। आप लोग मजहब का गलत नाम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपसे कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन हुज़ैफर रहमान साहब, टीएलपी तो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, और जाहिर है कि उसमें जो गोशवारे हैं वो एनुअली जमा होते हैं, जो उसके सरबराह हैं उसके गोशवारे भी सबमिट होते हैं। ये जाहिर है इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं, उनके तमाम तर बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। तो आज ये साबित करना आसान होगा कि ये 50,000 जो भारतीय करेंसी बरामद हुई है, या ये बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं जो फंडिंग कर रहे थे दहशतगर्दी के लिए। देखिए जी, मैं एक तो भारतीय करेंसी उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन यहां से आगाज करूंगा कि एक बड़ा मशहूर शेर है कि मजहब के जो व्यापारी हैं ये सबसे बड़ी बीमारी हैं। इन झूठे और मकारों से, मजहब के इन ठेकेदारों से मैं बागी हूं, मैं बागी हूं। ये बेनजीर ने भी एक दफा पढ़ा था। बेसिकली बात यह कि इन लोगों ने इस रियासत के अंदर मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करके खुद को मजहब का ठेकेदार समझते हैं। हालांकि इस्लाम दुनिया का खूबसूरत और बेहतरीन तरीन मजहब है, उसको इस तरह के बदतरीन लोगों ने जो है वो बदनाम करने की लोग कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि एमक्यूएम का जो कायद था वो कराची में बंदे भी मरवाता था, 9-0 से लाशें भी निकलती थी, टॉर्चर भी करता था, अपनी पार्टी के लोगों को लंदन में मरवा देता था, रजिस्टर्ड तो वो भी था। लेकिन रियासत को जब पता चला, जब उसने अपनी हदूद और कयूद से तजावुज करना शुरू किया तो एक्शन लिया। उस वक्त ने एज ए पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को रजिस्टर्ड कराया, दे वर कमिंग विद द क्लीन हैंड, बट अब इनका क्लीन हैंड नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन से भी ये खत्म होंगे। बतौर मजहबी जमात का जो कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोगों को एजुकेट करेंगे। सुन्नी तहरीक, हमारे बरेलवी भाई, देवबंद भाई, हम सबको एक एक बात बताएंगे कि इस्लाम ये मजहब नहीं है
ना इस्लाम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ऐसी कभी तालीमात नहीं दी। आखिरी नबी पैगम्बर ज़मा के हम उम्मती हैं, ये लेसन नहीं दिया। ये कहा कि आप 30,000 रुपए तनख्वाह लेने वाले मदरसे के मौलवी होते हुए, मैं मौलवी लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, ये व्यापारी हैं। मौलवी तो बहर बहुत अच्छे लोग होते हैं और मदरसे वाले सब अच्छे हैं, सारे मौलवियों की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन ये वो व्यापारी जिन्होंने चंदे के नाम पर सर तन से जुदा के नारे लगा लगा कर, लोगों पे गलत इल्जामात लगा लगा कर करोड़ों रुपए अपने घर में इकट्ठा कर लिया, एक अंपायर खड़ी कर ली, एक लाहौर की पोस्ट सोसाइटी में 4 कनाल का बंगला तामीर कर लिया, कई कई करोड़ रुपए की बम प्रूफ गाड़ियों में सफर करना शुरू कर दिया। ये इस्लाम नहीं है। आप अगर फलस्तीनी कह रहे हैं, समझते हैं कि सबके सब्सटेंशियल एविडेंस आपके पास मौजूद है और अब ये साबित करेंगे, ये तो ओपन सीक्रेट है। और मैं ये भी कहूंगा, बड़ा दिल करना चाहिए हम सियासतदानों को, अगर हम उस वक्त पावर में होते तब भी मैं ये बात कहता, लेकिन इनको यहां तक पहुंचाने में हमारी गलतियों का पूरा पूरा हिस्सा है। हमने इन लोगों को पनपने दिया, हर दौर में, हर अदवार में किसी को किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने दिया। सियासी जमातें होती तो काम चल जाता है, लेकिन ये एक मजहबी तशद्दुद करने वाली एक जत्था था, जो कि मैं समझता हूं कि काश उस वक्त के अरबाब अख्तियार इस पर नजरसानी करते और ये काम ना करते, आज हमें इतनी तकलीफ ना हो रही होती। अब आप क्या करने जा रहे हैं हुज़ैफा रहमान साहब, क्विकली बता दीजिएगा। शुरू हुआ और पूरे कंधे तक पहुंच गया, अब हमें पूरा कंधा काटना पड़ रहा है और वो हमारे जिस्म का हिस्सा ही है। क्विक एक्शन जी, जीरो टॉलरेंस है। आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, आप मजहबी तबलीग करना चाहते हैं, तबलीगी जमात वाले तबलीग करते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, पूरी दुनिया ने आप एक सियासी जमात पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं? नहीं, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, ये एक दहशत गर्दों का एक जत्था है। सर, ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। देखें मेरे भाई, आप मेरे भाई हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। अगर आपके चैनल में कोई डेरा गाजी खान का बंदा जो डकैती में इन्वॉल्व और यहां अगर ऑफिस बॉय भर्ती हो जाए तो चैनल के मालिक को आप नहीं पकड़ लेंगे, भाई ये तो ऑफिस बॉय है चैनल का, डकैत कैसे हो सकता है? हमसे गलती उस वक्त के अरबाब अख्तियार से हो गई, इसकी रजिस्ट्रेशन गलत हुई, रजिस्ट्रेशन रिवोक होगी, इनको जो ताज़ीरात पाकिस्तान की मुतलका दफात है उसके तहत सजाएं होगी, ये सारा सिस्टम निजाम इनका खत्म करेंगे। बाकी मजहब के हवाले से जो भी एक्टिविटी कोई मुस्बत करना चाहता है तो हम उसे वेलकम करेंगे, लेकिन हम इस तरीके से मजहब का गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तबलीगी जमात वाले हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, उन मुल्कों में उन्हें वीजे मिलते हैं जिन जिन मुल्कों में हमें नहीं कोई जाने देता, उसकी इतनी स्क्रूटनी है। यानी आप इस पार्टी की डेसोल्यूशन के लिए मूव करेंगे, आप रिजॉल्व करेंगे इसको? जी, देखिए इसका तरीकेकार है। पहली बात तो है कि इलेक्शन कमीशन सफिशिएंट एविडेंस के ग्राउंड पर खुद भी एक्शन ले सकता है, वरना जो तरीकेकार है सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजने का, उसको भी फॉलो करेंगे। इनको इंशाल्लाह ताला दहशतगर्दों की लिस्ट में डालेंगे। इस तरीके से हमारे पुलिस के जवानों को जो बंदा शहीद करेगा, रियासत कभी कभी गलत फैसले भी कर रही होती है फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट बीइंग डेविल्स एडवोकेट। ये मैं टीएलपी के फॉलोअर्स के लिए बात कर रहा हूं कि रियासत के खिलाफ आप बंदूक नहीं उठाते। अगर रियासत को आप गोली का जवाब गोली से नहीं दे रहे होते, ये कोई तरीकेकार नहीं है। आपकी प्रोटेक्शन इसी पुलिस ने करनी है। आपकी मस्जिदों के बाहर ये पुलिस खड़ी होती है, आपके जुम्मों का पुरअमन जो नफाज है वो ये पुलिस कर रही होती है, ईदें ये पुलिस पढ़वा रही होती है। आज डिसएग्री किया, आपने पुलिस पे गोलियां चला दी। अगर ये सारा काम हर बंदा करना शुरू कर देगा, फिर तो कल कोई भी पॉलिटिशियन जिसके पास 2000 वेपन बंदे हो वो पूरा जिला फतह करने लग चलेगा। सर, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। हुज़ैफा रहमान साहब वज़ीर मुमलिकत हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के रहनुमा। लेट्स टेक अ ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नई वज़ीर आला के इंतखाब के बाद कानूनी पेचीदगियां बढ़ने लगी थी, लेकिन अब पेशावर हाई कोर्ट के फैसले और इस पर अमल दरामद के बाद सारे मफरूज़े, सारी कयास आराइयां दम तोड़ गई हैं, क्योंकि आज गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी ने सुहेला अफरीदी से ओहदे का हल्फ ले लिया है। अब नए वज़ीर आला के लिए बहरहाल ये चैलेंज होगा कि वो सूबाई मामलात को किस तरह लेकर चलते हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उनको भी वही चैलेंजेस दरपेश होंगे जो अली अमीन गंडापुर को दरपेश थे। और अब इलेक्शन कमीशन के पीटीआई अरकान को आज़ाद करार देने के बाद इन हाउस चेंज की तलवार भी लटक रही थी। और जो ज़ाहिर है ये जो खौफ के बादल थे वो खासी हद तक छटे ज़रूर हैं, लेकिन आज एक पिटीशन रिजेक्ट हुई जो अपोजिशन लीडर की है, जिसके बाद कम अज़ कम ये तो नज़र आ रहा है कि JUI फेस से इत्तेहाद और अपोजिशन अलाइंस के इम्कानात भी खासे मादूम हो गए हैं। सुहेला अफरीदी साहब ने फाइनली अपने बतौर चीफ मिनिस्टर ऑफिस रिज्यूम कर लिया है। उसके बाद क्या चैलेंजेस होंगी और क्या जिससे
उनको चीफ मिनिस्टर लगाया गया है, क्या वो उम्मीदें, वो ख्वाहिशात भी बार आ सकेंगी? तो इस वक्त वकील रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फैसल चौधरी साहब, सबसे पहले तो सुहेल आफरीदी साहब ने बिलाखिर और गवर्नर केपी के भी पहुंचे, हल्फ ले लिया और ऑफिस भी उन्होंने अपना चार्ज भी संभाल लिया है। आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस होंगे चीफ मिनिस्टर केपी के को? थैंक यू सर। सबसे पहली बात तो ये है कि जो काबिल मजम्मत और एक साजिश की वफाकी हुकूमत ने, उनके वज़रा ने, और अनफॉर्चुनेटली उसमें JUIF भी शामिल हुई और गवर्नर फैसल करीम कुंडी भी काफ़ी हजीमत का उनको सामना करना पड़ा। एक ला हासिल मश्क जिसमें शर्मिंदगी और नालायकी इनकी उभर के सामने नजर आई और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। ऐसी बातों से जमहूरी अमल के तसलसल में रुकावट डाली गई और बेजा तौर पे बिला वजह जो है अनकॉल्ड फॉर अननेसेसरी जो है वो रखने डाले गए। और लेकिन उसके बावजूद ये मामला अपने तकमील को पहुंचा। हम पहले दिन से कह रहे थे कि आप एक आदमी भी PTI का नहीं तोड़ सकेंगे, ये खाम ख्याली है। और पेशावर हाई कोर्ट का एक बहुत अच्छा किरदार रहा है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने सियासी लड़ाई में बिल्कुल हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और जो आइन और कानून के मुताबिक बनता था उन्होंने उसी के ऊपर कारबंद रहे, जिसकी वजह से ये जो एक मरहला था ये मजीद पेचीदगियों का या उसका शिकार नहीं हुआ। देखिए, जो चैलेंजेस हैं सुहेल अफरीदी साहब को, वो तो यही है कि बहुत एक चैलेंजिंग सूबा है। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर है, दहशतगर्दी है, और उसमें अवाम का लॉ इन्फोर्समेंट जो इदारे हैं उनके ऊपर एतमाद बहाल करना है। और इसके लिए मरकजी हुकूमत को, इदारों को, फैसला साजों को, KP में मौजूद तमाम सियासी क़ुव्वतों को, PTI बशमूल PTI, JUI, ANP, पीपल्स पार्टी, नून या दीगर जो अगर बाहर भी हैं, उन सबको ऑन बोर्ड लेके एक फैसला करना चाहिए जिससे सूबे में नॉर्मलिसी का जो एक है वो बहाल हो, और बजाय इसके कि वहाँ पे टसल एक शुरू की जाए और सुहेल अफरीदी के साथ बेजा तौर पे, बिल्कुल बिला वजह तौर पे उनको जो है नहीं, लेकिन फैसल चौधरी साहब, लगता है कि उस टसल की दाग बेल तो खुद सुहेल अफरीदी साहब ने अपनी पहली तकरीर में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो उन्होंने की वो डाल दी है। उस तकरीर में उन्होंने क्या कहा है कि मैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिश करूंगा, तो इसमें काबिल एतराज बात क्या है? उन्होंने जो DGISPR ने कहा रिगार्डिंग ऑपरेशन और ये सब, वो लगा कि ऑन कॉन्ट्रेरी टू द स्टेट्स पॉलिसी जो बात उन्होंने की है रिगार्डिंग ऑपरेशन, उससे लगता है कि एक तसादुम किसी फजा बन रही है। जहां तक डिफेंस रिलेटेड इश्यूज हैं, इस पे मैं पहले दिन से बड़ा क्लियर हूं और मैं आपके प्रोग्राम में भी दोहरा देता हूं कि जो पॉलिसी वफाक की होगी सरहदों की हिफाजत के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ, वफाक की चारों इकाइयों को वो पॉलिसी टो करनी पड़ेगी। उसमें सबसे बड़ी जो लेकिन फैसल साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, इमरान खान साहब से रिलेटेड जो मैसेज बाहर आया वो ये कि गंडापुर साहब क्योंकि वफाक और फिर इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी पे अमल पैरा थे और ही वाज वेरी मच इन लाइन विद देम, तो इसलिए उनको हटाया गया है और इसलिए सुहेल अफरीदी साहब को लाया गया है। तो इससे तो यही इंप्रेशन बनता है कि सुहेल अफरीदी साहब इन लाइन नहीं होंगे वफाक के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ। देखिए, अगर आप वफाक के साथ बैठ के सूबे के वज़ीर आला का पूरा इस्तेहकाक है कि वो अपने अवाम का मुकदमा पेश करें, वो वहाँ पे जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं अवाम के, जिनका बेहतरीन इजहार अवामी नुमाइंदों के ज़रिए करते हैं लोग, वो वहाँ पे बैठ के जो फोरम्स हैं वहाँ पे फैसला साजों को ये बावर कराएं कि आपके इस इक़दाम से ये मामला होगा, इससे ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। जहाँ तक तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की बात है, उसकी तो मुखालफत कोई भी नहीं करेगा। ग्रैंड अगर ऑपरेशन होगा तो उस पर फिर आपको अवाम को साथ लिए बगैर वो आप नहीं कर सकते। एक तरफ वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो हीट अप हुआ है और दूसरी तरफ अगर आप सूबे के अंदर जो कि मेन आपका बैटल फील्ड है इस वक्त बना हुआ, अगर उसके अंदर भी आप सियासी इस्तेकाम नहीं लाएंगे तो प्रॉब्लम होगा और ये प्रॉब्लम पाकिस्तान को होगा। इसलिए एक वाइज अप्रोच चाहिए है, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक अप्रोच इसके साथ साथ चाहिए है। आपको बिल्कुल ऑपरेशन करने पड़ेंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और इन्हीं की बुनियाद पे आपको
सूबाई हुकूमत को या उनके जो वहाँ पे लोग हैं उनको भी कायल करना चाहिए, ताकि वहाँ पे एक मुतफ़क़ा राय सामने आ जाए। मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि मौलाना फजल रहमान भी ऑपरेशन की हिमायत कभी भी नहीं करेंगे, वो कर ही नहीं सकते हैं। उसकी वजह है कि वहाँ के केपी के जो दोस्त हमें बताते हैं, वहाँ के वकला, वहाँ के ताजर, वहाँ के सहाफ़ी, जो कि हम ज़ाहिर है रोज़ाना हम मिलते भी हैं उनसे, वो वहाँ की जो सूरत हाल ग्राउंड लेवल पे बताते हैं, वो तसल्ली बख्श नहीं है। अवाम जो हैं उनको बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो क्योंकि इस जहाद का, जंग का निशाना है पिछले 50 साल से ज़्यादा जी अरसे जी, से। और इतनी लिहाजा नागुफ्ता पे उनको अगर सिचुएशन में फैसल साहब, इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के अंदर जाहिर है ये सूबे को चलाना, उसके इंतजाम चलाना बतौर चीफ मिनिस्टर, ये कोई फूलों की सेज नहीं है, कांटों भरी गुजर गया है। और ऐसे में मौलाना फजल रहमान साहब को आपने रेफर किया, तो इंप्रेशन तो यही है कि शायद वो भी ये हुकूमत ना ले पाते या ना वो लेना चाहते इस वक्त में, एट दिस पॉइंट इन टाइम। देखिए, मौलाना साहब का तो खैर अपनी सियासत है, वो जो भी करें, लेकिन जो उन्होंने पहले दिन मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो मोतबर मौक़िफ़ था। जो बाद में उन्होंने ये पिटीशन और ये की है, इससे उनके सियासी कदर कीमत में कमी आई है, ये एक बात है। देखिए, अगर आइन और कानून के मुताबिक हम चले ना, तो फिर तो कांटों की सेज पे भी आप चल सकते हैं, लेकिन अगर आप विम्स एंड विशेस पे चलेंगे तो फिर नुकसान होगा। नहीं, इस पॉलिसी से, इस जैसे स्ट्रैटेजी से क्या बानी पीटीआई की रिलीज हो पाएगी सर? देखिए, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, और वो मिक्स इसलिए कर रहे हैं कि शायद जो है पीटीआई की जो इत्तलात का शोबा है वो सही तौर पे नहीं पेश कर सका है। जहां तक अफगानिस्तान का इशू है, इमरान खान की स्टेटेड पोजीशन है मुशर्रफ साहब के दौर से, और वो इस चीज को बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं, वो जंगों के कायल नहीं है। और उनका ये कहना है कि अगर कतर और अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिका 20 साल की जंग के बाद कतर में मेज पर बैठ सकते हैं, तो हमें भी बैठने में क्या इतनाब है। हर लड़ाई के बाद आपको तो बैठना तो पड़ता है, आप बैठे बगैर तो नहीं कुछ कर सकेंगे। जाहिर है एक एक हर्बी अप्रोच होती है जिसमें ऑपरेशन शामिल हैं, हमारे बहुत सारे शहीद हुए हैं, हमारे ऑफिसर्स, हमारे जवान, हमारे पुलिस, हमारी एफसी। देखिए, ये दो राय हमेशा होती हैं, इसमें ये कहना कि कोई फरीक जो है वो अपनी राय नहीं दे सके और हम सुनना भी नहीं चाहेंगे, तो ये तो बात काबिल कबूल नहीं है। जाहिर है पैरेलल बहुत सारी चीजें चल रही है ना सर। पड़ेगी। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक के बाद आते हैं। अफगान सरहदी इलाकों में हालिया कशीदगी ने एक बार फिर खित्ते में मौजूद गैर मुस्तहकम सूरत हाल को नुमाया कर दिया है। पाक फौज ने कुरम और चमन के सरहदी सेक्टर्स में अफगान तालिबान की जानिब से की जाने वाली जारहियत का भरपूर और मौसर जवाब दिया, जिसके नतीजे में 50 अफगान तालिबान मारे गए, जबकि कई चौकी और पनागाहों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती को एक बार फिर चैलेंज करने की कोशिश की गई। ताहम पाक फौज ने हमेशा की तरह अपने पेशेवराना महारत और बरवक्त कार्रवाई के जरिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि अफगान तालिबान ने खौफजदा होकर पाकिस्तान से जंगबंदी का मुतालबा कर दिया और इस मुतालबे पर जंगबंदी का फैसला कर लिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जंगबंदी का फैसला दोनों ममालिक की बाहमी रजामंदी से किया गया है। शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए आर्जी तौर पर सीज फायर का फैसला किया गया है, यानी ये आर्जी जंगबंदी है और अफगानिस्तान भारत के इशारों पर फिर से इस आर्जी जंगबंदी माहिदे की भी खिलाफ वर्जी कर सकता है। बहरहाल अफगानिस्तान की जानिब से यह हमला दरअसल इस बात का सबूत है कि अफगान सरजमीन अब भी पाकिस्तान मुखालिफ अनासर और भारत की प्रॉक्सीज के लिए महफूज पनागाह बनी हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद गो के इब्तदाई तौर पर यह उम्मीद की जा रही थी कि दोनों ममालिक के दरमियान एक नए बाब का आगाज़ होगा, लेकिन वक्त ने साबित किया कि तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशतगर्द गिरोहों के इस्तेमाल से रोकने में न सिर्फ नाकाम रही है बल्कि दानिस्ता तौर पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। भारत की खुफिया एजेंसी रा तवील अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ अपनी प्रॉक्सी जंग अफगानिस्तान के रास्ते लड़ रही है और रॉ के नेटवर्क ने अफगान तालिबान के अंदर मौजूद इंतहा पसंद धड़ों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में बदमनी फैलाने की कोशिश की है। कुरम और चमन के वाक़यात इसी पॉलिसी का तसलसल दिखाई देते हैं। भारत इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी सतह पर दबाव का शिकार है और वह पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए अफगानिस्तान का कांधा इस्तेमाल कर रहा है। ताहम पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने वाज़ेह कर दिया है कि मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की उम्मीद ऐसे मौके पर पैदा हुई है जब रोजमर्रा के अखराजात ने आवाम के लिए गुजर बसर करना मुश्किल बना दिया है। पेट्रोलियम सेक्टर के जराये के मुताबिक 16 अक्टूबर से पेट्रोलियम की फी लीटर कीमत में 6 रुपये 10 पैसे तक कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जो बज़ाहिर आम सारिफीन के लिए किसी हद तक इत्मीनान बख्श पेशरफ्त हो सकती है। मौजूदा हालात में जहां रोज़मर्रा अशियाए ज़रूरत की कीमतें आसमान को छू रही हैं, वहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी न सिर्फ ट्रांसपोर्ट के किरायों पर असर डालेगी बल्कि बिलवास्ता तौर पर दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में भी कमी का बाइस बन सकती है। इसलिए अगर ये तखमीना हकीकत का रूप धारता है तो आवाम को महंगाई के तूफान में मामूली ही सही लेकिन कुछ राहत ज़रूर मिल सकती है। फिर इसी तरह ज़राए के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 97 पैसे फ़ी लीटर, मिट्टी के तेल में 2 रुपये 75 पैसे फ़ी लीटर और लाइट डीजल ऑयल में 1 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। ये आदाद शुमार जाहिर करते हैं कि पेट्रोल के मुकाबले में डीजल और दीगर मसनूआत की कीमतों में कमी निस्बतन कम है, लेकिन चूँकि डीजल ज़रूरी शोबे और सामान की तरसील में बुनियादी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है, ऐसे में इसकी कीमत में मामूली कमी भी पैदावारी लागत में कमी ला सकती है, जिससे मजमूई महंगाई के दबाव में कमी आने की उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल ओगरा ने कीमतों में रद्दोबदल की समरी को हतमी शक्ल देकर पेट्रोलियम डिवीजन को है जो वजारत ख़जाना को भेजी जाएगी। वजारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद हतमी मंजूरी देगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।